बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट लिंक सिस्टम क्या है, ये कहाँ-कहाँ काम करता है, इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या-क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो नाज़रीन, अगर हम यूनिट लिंक सिस्टम की डेफिनीशन की बात करते हैं तो मैं सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको इक्वल यूनिट्स में तकसीम किया जाता है। उन इक्वल यूनिट्स की एक ख़ास वैल्यू होती है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में NAV यानी नैव कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, ये नेट एसेट वैल्यू जो है वो डेली बेसिस पे तब्दील होती रहती है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है। उसके तब्दील होने की रीज़न ये है कि जब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो भी उसकी कैश वैल्यू बढ़ जाती है और अगर मार्केट से कोई अच्छा प्रॉफिट आता है तो भी उसकी कैश वैल्यू बढ़ जाती है। और इन केस अगर मार्केट में कोई नुकसान होता है तो उसकी कैश वैल्यू कम हो जाती है, यानी यूनिट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई जैसे कोई इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर अगर अपनी रकम निकलवा लेता है तो भी उसकी जो वैल्यू है, यूनिट वैल्यू है, वो कम हो जाती है। ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि उसका तरीकाकार क्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होता है यूनिट लिंक सिस्टम, तो ये दो जगहों पे पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। एक तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है और दूसरा ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इस वक़्त पाकिस्तान में चूँकि तकाफुल का दौर है, तो तकाफुल में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, तो इस वजह से इस ट्रांसपेरेंट मेथड को इस्तेमाल किया गया है। जो तकाफुल की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो यूनिट लिंक सिस्टम के थ्रू होती है और ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे और जो है इसका मार्केट का जो शेयर है वो भी अच्छे तरीके से लिया जा सके। अब हम आपको बताएंगे कि यूनिट लिंक सिस्टम म्यूचुअल फंड्स में कैसे काम करता है। लेट्स से अगर कोई शख्स इन्वेस्ट करना चाह रहा है म्यूचुअल फंड में तो वो कुछ अमाउंट लेके आता है। उसकी जितनी भी अमाउंट होती है उसका यानी वो एक सर्टन परसेंटेज शुरू में वो 2% भी हो सकती है, 2.5-3 जो भी है, वो हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी एक फ़ीस रखी हुई है। वो शुरू में वो बेसिकली कंपनी की जो मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसकी अपनी एक गुडविल भी होती है। वो कितना प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, हर हर कंपनी की अपनी एक गुडविल है। वो अपनी गुडविल के मुताबिक वो जो आपसे एक शुरू में फ़ीस लेते हैं, तो वो फ़ीस डिडक्ट हो जाती है। उसके बाद जितना भी अमाउंट बचता है उसको उस दिन की जो भी ऑफ़र प्राइस है, यूनिट की 2 प्राइसेस होती हैं, एक ऑफ़र प्राइस होती है और एक बिड प्राइस होती है। ऑफ़र प्राइस वो प्राइस होती है जो आप शुरू में एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको यूनिट जब बेच रही होती है तो उस वक़्त जो प्राइस होती है, जो लगती है, उसको ऑफ़र प्राइस कहते हैं। और बिड प्राइस वो होती है जब आप वही यूनिट्स उस कंपनी को वापस कर रहे होते हैं, तो उस दिन की जो बिड प्राइस है आपको उस प्राइस के तहत आपको वो यूनिट वापस करना होते हैं। उसमें आप नफ़ा भी कमा सकते हैं, जो आपने यूनिट्स लिए हैं आपको नुकसान भी हो सकता है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। खैर, उस वक़्त जो भी उसकी जो ऑफ़र प्राइस है वो यूनिट के तहत आपको कुछ नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो उस दिन के यूनिट प्राइस के तहत आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स एलोकेट कर दिए जाते हैं और अब आप मार्केट का जायज़ा लेते रहें। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, 10 साल, जितनी भी देर आप ये यूनिट अपने पास रखेंगे तो आपकी जो यूनिट प्राइस है वो अप डाउन होती रहती है। बहुत अच्छे हालात भी आते हैं, कभी-कभी माड़े भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी आप वापस करते हैं तो आप बिड प्राइस पे वापस करते हैं और आप इसमें से क्विट कर जाते हैं। तो यूँ ये जो यूनिट लिंक सिस्टम है, ये इसमें म्यूचुअल फंड्स में काम करता है। और अगर हम बात करते हैं तकाफुल पॉलिसी की, जो फैमिली तकाफुल पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसमें क्या है कि ये शुरू में जो आपका जो ऑफ़र बिड प्राइस है, वो एक यूँ समझिए कि एक फ़िक्स होती है, वो 5% है। ऑफ़र बिड प्राइस जो है वो उसको कहते हैं हम ऑफ़र बिड स्प्रेड, यानी वो 5% है। लेट्स से अब यानी अगर आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, शुरू में आपको वो ₹100 की चीज़ दे रही है
तो जब वो आपसे वापस लेगी तो वो 95 रुपये की वापस लेगी। मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। लेट से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 लाख रुपया है। 1 लाख कंट्रीब्यूशन पे आपको जो ऑफर बिट जो जो लोड है, फ्रंट एंड लोड जिसको कह सकते हैं, या आप इसको ऑफर बिट स्प्रेड कह सकते हैं, 5% आपका प्रीमियम में से कट जाता है। प्रीमियम कह लें या कंट्रीब्यूशन कह लें, अगर तकाफुल कहेंगे तो हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे, और अगर हम जो कन्वेंशनल की बात करते हैं तो वहाँ पर उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो आपका ये 5% कट गया, यानी आपका 5,000 कट गया, और जो बैलेंस बचा वो 95,000 रुपीज़ बचा। अब इसमें देखें कि आपका जो भी बचा है उसमें से 2 पोर्शन हो जाते हैं। ये जो 2 पोर्शन हो जाते हैं, इसका एक माइनर पोर्शन, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 10% और 90% लिखा है। अदरवाइज ये जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका एक इंटरनल सिस्टम है कि वो कितना वो तकाफुल फंड में डालते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट फंड में डालते हैं। यानी ये जो 95,000 है आपका, ये आपका 2 हिस्सों में बट जाता है। एक छोटा हिस्सा तकाफुल फंड में चला जाता है। तकाफुल फंड वो वाला फंड होता है जिसमें से अगर खुदा ना खास्ता किसी पार्टिसिपेंट की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो सपोर्ट की जाती है वो तकाफुल फंड से सपोर्ट की जाती है। और जो आपको मैच्योरिटी के वक्त मिलता है, जो मेजर अमाउंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट फंड से मिलता है, जिसमें हमने 90% का फिगर आपको दिखाया है। इस सिस्टम में खूबी ये है कि आप अपने फंड्स की सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। यानी जब आप इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में भी या आप तकाफुल फंड में भी, कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। मार्केट में 3 किस्म के फंड्स मौजूद होते हैं। एक में जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है और ज़्यादा ही नफ़ा होता है, और एक जिसमें रिस्क नहीं होता लेकिन नफ़ा भी यूँ समझो कि बराए नाम होता है, और एक ऐसा बैलेंस फंड है जिसमें आपको अगर नफ़ा होगा तो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, और अगर नुकसान होगा तो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं इसको आपको डिस्क्राइब किए देता हूँ। एग्रेसिव फंड है जिसको हम इक्विटी फंड भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा ही नफ़ा हो सकता है और ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है। इसको हाई रिस्क फंड कहते हैं, और ये बेसिकली जो आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके साथ लिंक होते हैं ऐसे वाले फंड्स, और उसमें मोस्टली जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। यानी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं होता है। एक छोटी सी र्यूमर आती है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में हालात चेंज होने वाले हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर अपनी अमाउंट जब निकाल लेते हैं तो उस वक़्त मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाती है, और यूँ ही आपका जो यूनिट प्राइस है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर किसी की मैच्योरिटी आ जाती है या किसी को अपने मजबूरी में कोई पैसा निकालना पड़ जाता है, तो उस वक़्त उसकी प्राइस कम हो जाती है। कम होती है तो ज़ाब आता है, उस वक़्त उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो वो फोर्स ही कर रहा होता है। दूसरा जो फंड है वो कंजर्वेटिव है, जिसको हम डेट फंड कहेंगे, और ये बेसिकली लो रिस्क फंड होता है। इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन एक प्रॉफिट मुसलसल आ रहा होता है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में जो है इन्वेस्ट करते हैं, या स्कूप फंड्स वगैरह में इस्तेमाल जो फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली कंजर्वेटिव या बैलेंस, इसको अपना डेट फंड कहेंगे। जो एक बैलेंस फंड है, इसमें यूँ समझें कि ये ऊपर वाले जो दोनों फंड्स हैं इनका एक मिक्सचर किया जाता है। ये जो फंड मैनेजर होता है उसकी ये कारीगरी है कि वो कब कहाँ कितना इन्वेस्ट करे और कब कहाँ से स्विच करके किसी दूसरे फंड में डाल दे। बहरहाल इसमें जो फंड मैनेजर है उसको बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस फंड है इसमें अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो तो भी थोड़ा कम ही नुकसान होता है, और जो नफ़ा है वो नुकसान से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं कि इसके मेजर बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, यानी आपकी जो रकम है, आपने रकम दी है उसको मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। लेट्स से अगर आपने 1 लाख रुपया भी दिया है, हम एज्यूम करते हैं, तो उसमें से वो सारे का सारा 1 लाख देखें, अगर हम एक छोटे इन्वेस्टर के तौर पे बात करते हैं, अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपये में मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं तो किसी एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगर मैं खुद करूँगा तो। चूँकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास बहुत बड़ा फंड होता है और आपको वो यूनिट्स एलोकेट कर चुकी होती है,
अब ये जो आपका 1 लाख रुपया है, ये मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं। वो कभी स्कूप फंड में लगा देंगे, उसमें से कुछ पोर्शन उसका स्कूप फंड में लगा देंगे, कुछ पोर्शन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा देंगे, कुछ पोर्शन वो हो सकता है जो है यूनिलीवर के जो शेयर्स खरीद लें, कुछ पोर्शन हो सकता है वो GDCL के जो है ना वो शेयर्स खरीद लें। तो यूँ मुख्तलिफ जगहों से आपके पास इसका प्रॉफिट आ रहा होता है। तो इसी को बेसिकली ये जो लिंक हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट मार्केट में लिंक हो रहा है, ये भी यूनिट लिंक सिस्टम की एक ब्यूटी है। अगली जो बात है वो ये है कि आपका जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपके फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। देखिए मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपके पास भी शायद इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी कि आप फोर्स ही कर सकें कि आपको ये फंड कहाँ लगाना है और कहाँ से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका 24 घंटे का काम ही ये होता है, वो ख्वाब में भी यही देख रहे होते हैं, वो जागते में भी यही कुछ कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली आपके जो फंड है उसको बेहतरीन तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं। तीसरा जो इसका बेनिफिट है इसमें है एक्सेसिबिलिटी। इवन अ स्मॉल विजिटर कैन पार्टिसिपेट इन लार्ज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यानी वही बात जो मैंने आपको शुरू में कही कि एक छोटा इन्वेस्टर जो है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बड़ा इन्वेस्टर के पास तो बड़ी रकम है, वो हो सकता है वो खुद ही कुछ उधर डाल दे कुछ उधर डाल दे, जैसे वो कहते हैं कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो वो हो सकता है अपने अंडों को तकसीम कर दें। लेकिन जिस बंदे के पास बेचारे के पास अंडा ही एक है तो वो कहाँ कहाँ तकसीम करेगा। तो वो जो एक अंडा है ना, वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो बड़े एहसन तरीके से उस अंडे को तकसीम करके आपको जो मार्केट से बेनिफिट कमा के देते हैं। अब इसके रिस्क भी हैं, जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ कोई ना कोई नुकसान के चांसेस तो होते हैं। इसमें मार्केट चूँकि मैंने आपको बताया कि मार्केट बड़ी वोलेटाइल होती है, तो खुदा न खास्ता अगर मार्केट के हालात माठे हो गए तो आपकी जो रकम है वो यानी वो देखिए वो डूबती नहीं है। असल में होता क्या है, यूनिट लिंक सिस्टम में हमारे बेसिकली हम बाय नेशन ही कह सकते हैं, हम बड़े बेसब्रे हैं। अगर यानी मैं ये बहुत सारे कस्टमर्स के साथ मैं भुगत चुका हूँ, जिन कस्टमर्स ने अब सर्वाइव किया, जिन कस्टमर्स ने सब्र किया, उन्होंने नुकसान नहीं किया, जिन्होंने सब्र नहीं किया वो नुकसान करके निकल गए। तो ये जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, ये कभी भी अगर ये नीचे आती है तो ये ऊपर भी जाती है। तो ऐसे में अगर आपका फंड लगा हुआ है और ये मार्केट नीचे आई है तो आपको सब्र करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। लेकिन ये इसमें अगर जो मुझ जैसे बेसब्रे लोग हैं वो नुकसान भी उठा सकते हैं, ठीक है। और इसमें यूँ समझें कि जो है गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि इसमें मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, कभी कहीं से प्रॉफिट आता है, कहीं से लॉस भी आता है, कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट आता है, कहीं से ज़्यादा लॉस आता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है मार्केट पे, इसलिए इसमें जो रिटर्न्स हैं वो गारंटीड नहीं है। और तीसरा इसमें ये है कि इसमें जितनी भी अगर आपको लेट्स से कोई भी फंड मैनेजमेंट कंपनी का कोई भी नुमाइंदा आपके पास आता है, वो आपको अपनी पास्ट हिस्ट्री दिखा रहा होता है कि जी देखें हमने फलां वक्त शुरू किया था, हमने ये पिछले साल में इतना दिया क्लाइंट को, इतना बेनिफिट हुआ, इतना बेनिफिट हुआ। तो वो बेसिकली इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। वो फंड उसी तरीके से परफॉर्म करेगा या उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या उससे कम अच्छा परफॉर्म करेगा, ये कोई गारंटी नहीं होती। तो ये भी एक किस्म का एक रिस्क है। देखिए इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, इसको बेसिकली जो फंड है बहुत ट्रांसपेरेंट हैं जितने भी फंड्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठी हुई है। जैसे पूरी दुनिया में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी जो इन फंड्स के जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं और उनको जो रेगुलेट करने वाली कंपनी है उसको हम SECP कहते हैं, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसको रेगुलेट भी करती है और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी देखती है कि कौन क्या कब कैसे कर रहा है। ये उसके वो बिल्कुल जो है ना वो टोटल उसका एनालिसिस लेते हैं। और इसी वजह से जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या जो तकाफुल कंपनीज़ हैं, वो हर महीने एक रिपोर्ट जनरेट करती हैं और वो पब्लिश भी करती हैं और वो SECP को सबमिट भी करती हैं। उसमें से
मैं आपको चंद रिपोर्ट्स अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी देता हूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें वो दिखाती हैं, उसमें दिखाती हैं कि हमारी फंड परफॉर्मेंस क्या है, हमने चार्जेस क्या क्या काटे हैं, और हमारा पोर्टफोलियो कितना है, इसका कंपैरिजन कितना है, हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे ये देखें, ये मैंने स्टेट लाइफ की एक आपको फंड मैनेजर्स रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें ऊपर के पोर्शन में बताया है कि हमारा कितना बड़ा फंड है, ये कोई 50 मिलियन का फंड है। इसमें से हम चार्जेस कितना लेते हैं, ये कौन सा फंड है, अग्रेसिव है, बैलेंस्ड है या कंजर्वेटिव है, ये सब कुछ इसमें बताया जाता है। जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें उन्होंने बताया है कि हमारा अगर इसकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कितने हैं, एक महीने में कितने रिटर्न, यानी आज से जिस दिन ये रिपोर्ट हमने पब्लिश की है उस या जो भी कट डेट है, या बिलफर्ज अगर हम 31 मार्च की बात करते हैं या 30 जून की बात करते हैं, तो 30 जून को से लेके पिछले 30 दिन के अंदर इस फंड ने कितना परफॉर्म किया, पिछले 3 महीने में कितना परफॉर्म किया, पिछले 1 साल में कितना परफॉर्म किया, पिछले 5 साल में कितना परफॉर्म किया, और जब से ये फंड शुरू हुआ है उस वक़्त से लेके अब तक इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया जाता है। और हमने ये फंड कहाँ-कहाँ पे लगाया हुआ है, ये भी बताया जाता है। वही यानी वो रेगुलेटर को ये पूरा हिसाब-किताब देना पड़ता है, इसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। देखिए, मैं, आप, जितने भी अगर हम लोग इन्वेस्टर हैं, तो हम तो किसी कंपनी से जाके नहीं पूछ सकते ना कि इंडिविजुअली कि भाई आप हमें बताएं कि आप हमारा पैसा कहाँ लगा रहे हैं। बट क्योंकि एससीसीपी का उनके ऊपर एक चेक है, इसलिए हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी या तकाफुल कंपनी ये एससीसीपी को ये रिपोर्ट सबमिट करने की पाबंद है, और वही वो रिपोर्ट हर महीने पब्लिश भी करती हैं, अपनी वेबसाइट पे चढ़ाती हैं, और मेरे ख्याल में हो सकता है किसी को फाइनेंशियल मैगजीन वगैरह में भी देते हों। ये जुबली इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने पहले पोर्शन में बताया है कि हमारा फंड कितना बड़ा है, हम चार्जेस कितने कितने काट रहे हैं, ये सारी डिटेल इसमें मौजूद है। और अगर नेक्स्ट पोर्शन में उन्होंने अपने रिटर्न्स बताए हैं कि वही जो मैंने आपको बताया कि महीने में कितना, 6 महीने में कितना, साल में कितना और 10 साल में कितना, तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दी जाती है। और हमने कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सारी की सारी ये रिपोर्ट है, वो हर कंपनी वो सबमिट करती है। ये बेसिकली ये ईएफयू की रिपोर्ट है। ये ईएफयू ने भी अपना उसी तरीके से 3-4 पोर्शन बनाए हुए हैं कि हमारा फंड कितना बड़ा है, कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, कितने परसेंटेज जो है ना हमने आज तक कमाई है। ये सारा कुछ, यानी जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी है, वो एससीसीपी को ये रिपोर्ट्स सबमिट करती है और पब्लिश भी करती है। ये ही इसकी बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी की मिसाल है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर महीने आप अपने जो है ना वो रिपोर्ट देखते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि इस वक्त इस मैनेजमेंट कंपनी ने या इस इंश्योरेंस कंपनी ने कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर आपने कोई ऐसा यानी इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो आपके सेल फोन पे मंथली एक मैसेज ज़रूर आता होगा कि आप अपनी फंड मैनेजर्स रिपोर्ट जो है वो इस लिंक से जाके आप डाउनलोड करके आप उसका रिव्यू कर सकते हैं, ताकि ताकि क्लैरिटी हो जाए कि हमने आपका पैसा कहाँ-कहाँ लगाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये स्लाइड थोड़ी सी लंबी थी इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा। तो ये काम कैसे करता है, ऐसे जैसे मैंने बताया कि ये या तो तकाफुल ऑपरेटर होगा या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, यानी वो उसको शुरू में कुछ पैसा लगाना पड़ता है। लेट्स से हम इसमें एज्यूम करते हैं कि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या इसको इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें आप। इसने 10 लाख रुपया इस फंड में डाला, और इस 10 लाख रुपए के इन्होंने क्या किया, यूनिट बना दिए। 100 रुपए का एक यूनिट उन्होंने बनाया, और इस तरीके से इसके 10,000 यूनिट बन गए। ये एक छोटी सी मिसाल है, बड़ी कंपनीज है तो ज़्यादा ऑब्वियसली वो बड़ा ही फंड होगा। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है कि अगर बिलफर्स वो 10 लाख रुपए से उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, उसको उन्होंने यूनिट्स में बांटा, और उन्होंने 100 रुपए यूनिट की प्राइस रखी, तो इस तरीके से उनके पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए वो आ गए 10,000। अब ये आगे कैसे काम करता है। अब ये फिर जैसे किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी किसी ने ली,
या कोई इन्वेस्टर आ गया। अब मैम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सीधी सीधी अमाउंट रखते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की जो अमाउंट है वो खासी बटबटा के यहाँ पे आती है, इसलिए मैंने इसको आपको इसको यूँ समझे कि ये एक म्यूचुअल फंड की एग्जाम्पल है। कोई ये साहिबा है, इन्होंने यहाँ पे 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब वो 5,000 रुपया उनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी, उन्होंने 5,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब 100 रुपये के हिसाब से उनको 5,000 रुपये में 50 यूनिट मिल गए। अब ये 50 यूनिट का हिसाब किताब रखेंगी, वो डेली बेसिस पे देखेंगी कि जो इसकी प्राइस है वो 101 हुई है या नहीं हुई है। अगर वो 101 हुई है तो इसका मतलब है उनको 50 रुपये का फ़ायदा हो गया, और अगर 102 हुई है तो उनको 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये बेसिकली यूँ समझिए कि आपका जो यूनिट है वही अप डाउन हो रहा होता है, उसी को आप मल्टीप्लाई करके आप अपनी डेली की जो कैश वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। जब इन्होंने 50 यूनिट लिए और इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है, जिसको हम नैप कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू 5,000 रुपये से बढ़ गई, इसका मतलब है ये 10,05,000 रुपया हो गई। ये मैंने सर्कल में मैंने आपको ये वाइट में दिखा दिया। अच्छा, अब जब ये इसकी जो नेट एसेट वैल्यू ये हो गई है 10,05,000 रुपया, तो अब वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे 10,000, उनको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो जो यूनिट की जो प्राइस है वो यूनिट की प्राइस बढ़ जाएगी। अब वो जो यूनिट की प्राइस थी 100 रुपया, अब वो यूनिट की प्राइस हो गई 100 रुपया 50 पैसे। अब जो भी शख्स नया इन्वेस्टर आएगा वो उसको जो यूनिट प्राइस मिलेगी वो 100 रुपया नहीं मिलेगी। अब उसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपया 50 पैसे के हिसाब से उसको आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगी, और उसको 100 रुपया 50 पैसे के हिसाब से जो है ना वो यूनिट्स मिलेंगे। अब ये एक साहब हैं, ये 15,000 रुपये लेके आ गए। अब जब इन्होंने 15,000 रुपये लेके आए तो ये 15,000 रुपये में इनको 100 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इनको जो नंबर ऑफ यूनिट्स मिले वो 149.2537, ये उनको नंबर ऑफ यूनिट्स मिले। अब जब इनको ये नंबर ऑफ यूनिट्स मिले तो जब इनका भी 15,000 रुपये शामिल हो गया तो इस जो फंड की जो वैल्यू है, यानी जो फंड की जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो अब ये 10,20,000 हो गई। अब जब ये 10,20,000 हो गई और उसी 10,000 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसकी जो नई जो यूनिट प्राइस सेट हो गई वो हो गई 102 रुपये। अब देखें इस स्टेज पे अगर वो 50 यूनिट लेने वाली जो खातून है वो अगर कैलकुलेट करेंगी कि यार मेरे तो 2 रुपये यूनिट पे बढ़ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 100 रुपये का फ़ायदा हो चुका। ऐसे ही अब एक नए साहब आते हैं, वो 20,000 रुपये लेके आ गए। नहीं साहिबा है यार, तो वो 20,000 लेके आ गए। अब जब वो 20,000 लेके आए तो उनको 102 रुपये के हिसाब से यूनिट मिला और उनको 196 यूनिट मिल गए। ठीक है, और अब जब उनका जब 15,000 रुपया 20,000 रुपये इसमें शामिल हुआ तो जो टोटल वैल्यू थी फंड की वो बढ़ गई, वो वैल्यू हो गई 10,40,000 रुपया। जब ये 10,40,000 रुपये वैल्यू हो गई तो अब उसी 10,000 यूनिट पे हम जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो नई प्राइस सेट हो गई वो हो गई 104 रुपये। अब वो 50 यूनिट वाली जो खातून है उसको तो और 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। अच्छा, यानी अगर वो क्विट करती हैं, तो अगर क्विट नहीं करती हैं तो वो फिर ये तमाशा देखें। अब एक नए साहब आए हैं, ये ब्लू चिप साहब हैं, इन्होंने ला के 10 लाख रुपए इसमें ऐड कर दिए। जब इन्होंने 10 लाख ऐड किए तो इस 10 लाख के हिसाब से उनको 104 रुपये पर यूनिट जो उन्होंने यूनिट खरीदे वो उनको 9,615 यूनिट मिल गए। और आगे जो 0.38 वगैरह है ये मैं बस वो आप देखते रहें। ठीक है, तो अब इतना बोलूँगा तो मेरी भी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। तो ये जब इनको इतने यूनिट मिल गए तो अब यहाँ पे जब उनका ये 10 लाख रुपए ऐड हो गया तो इसकी जो वैल्यू है जो फंड वैल्यू है वो 20,40,000 हो गई। जब ये 20,40,000 हो गई तो जो नई प्राइस है वो सेट हो गई 204 रुपये। अब देखें कि वो जो 50 यूनिट वाली खातून है उनको कितना बेनिफिट नज़र आ रहा है। अब हम अगला देखते हैं। अब एक मार्केट से कोई प्रॉफिट आ गया, ये कोई 10,000 रुपये का मार्केट से प्रॉफिट आ गया। अब जब ये मार्केट जब का जो प्रॉफिट है
ये भी इसमें जब ऐड हुआ तो इसकी जो वैल्यू है, जो फंड की जो वैल्यू है, वो हो गई 20,50,372 रुपए। ठीक है, अब ये फंड वैल्यू तो इसकी बढ़ गई, और फिर अब जब वो फंड वैल्यू बढ़ गई तो इसकी ऑब्वियसली जो यूनिट प्राइस है वो भी बढ़ गई। अब ये यूनिट प्राइस हो गई 205 रुपए। अब एक और साहब आते हैं, साहिबा हैं, ये बड़ी भी हैं लग रही है शक्ल से, तो ये 17,000 रुपये लेके आ गई। जब ये 17,000 रुपये लेके आई है तो 17,000 रुपये में इनको जब नई जो प्राइस थी वो थी 205 रुपये .0372, उसके हिसाब से इनको जो यूनिट मिले वो मिले 82.9117, ये इनको यूनिट मिल गए। और जब ये अपने इनका जो 17,000 रुपया इसमें जब ऐड हुआ तो जो फंड की जो वैल्यू है वो हो गई 20,67,372 रुपये। अब जो नई प्राइस सेट हुई है वो हो गई है 206 रुपये 73 72 पैसे। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि एक और साहब आए हैं, इन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब जब ये 2 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया तो इनको जो प्रीवियस प्राइस थी उसके हिसाब से इनको 967 यूनिट मिल गए। अब जब ये 967 यूनिट मिल गए और इसकी जो फंड वैल्यू है वो हो गई है 22,67,372 रुपए। अब जो नई जो यूनिट प्राइस सेट हो गई है ये हो गई है 226 रुपये 73 पैसे। ठीक है, अब ये देखिए कि इसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, इसमें लोग भी आ रहे हैं। अब जब प्रॉफिट आ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो इसकी जो फंड वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से उसकी जो यूनिट प्राइस है वो भी बढ़ रही है। अब ये जो खातून थी जिन्होंने 50 यूनिट बाय किए थे, अब वो जो 226 रुपये 73 पैसे के हिसाब से उन्होंने अपने यूनिट कैश करवा लिए। जब उन्होंने अपने यूनिट कैश करवा लिए तो उन्होंने 5,000 लगाया था और वो यहाँ पे 11,336 रुपये 86 पैसे लेके इस फंड में से निकल गए। यानी उन्होंने 5,000 लगाया था तो यानी दुगने से ज़्यादा प्रॉफिट उनको हो गया। अब ये उनकी लक है। ये जब ये निकली तो जो नई जो प्राइस सेट होगी ऑब्वियसली जो फंड वैल्यू है वो भी कम हो गई। अब ये 22,67,000 से कम होके 22,56,000 पे आ गई है। अब जो नई प्राइस सेट हो गई वो 226 रुपये की बजाय 225 रुपये 60 पैसे नई प्राइस सेट हो गई है। अब देखें ये जो साहब थे जिन्होंने आके 1 मिलियन जमा करवाया था, अब उनको जो ना 5 लाख रुपए निकालना है। अब ये 5 लाख इन्होंने निकाला है और जो यूनिट प्राइस के हिसाब से जो यूनिट प्राइस थी 225 रुपये 60 पैसे, उसके हिसाब से इन्होंने जो नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने सेल किए हैं 2,216 यूनिट उन्होंने सेल कर दिए। अब वो जो उनके 9,600 यूनिट्स थे उनमें से जब जो 2,216 यूनिट निकालेंगे तो रिमेनिंग यूनिट अभी उनके बाकी हैं। अभी ये वो मार्केट में इसमें फंड में वो सस्टेन कर रहे हैं, वो सिर्फ 5 लाख रुपए वो लेके अलग हो गए, यानी वो उन्होंने आधा पैसा निकाल लिया लेकिन अभी भी वो फायदे में है। अब ये इसकी जो फंड वैल्यू है और कम हो गई। जब फंड वैल्यू और कम हो गई तो जो नई प्राइस सेट हुई है ये 175 रुपये नई प्राइस सेट हुई है, यानी एक बड़ा इन्वेस्टर निकल गया। जैसे शेयर मार्केट में भी यही होता है, जब कोई बड़ा इन्वेस्टर निकलता है, जब कोई ऐसी रूमर आती है तो बड़े इन्वेस्टर्स निकलते हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है। अब जब ये जो इसकी जो यूनिट प्राइस है ये कम हो गई, जब यूनिट प्राइस कम हो गई तो ऑब्वियसली जितने भी लोग जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है अगर इस वक्त वो क्विट करते हैं तो किसी ने 204 रुपये पे बाय किया है, किसी ने 104 रुपये पे बाय किया है, किसी ने 226 रुपये पे बाय किया है, तो उन सबको अगर इस वक्त वो क्विट करते हैं तो उनको नुकसान होगा। लिहाजा ऐसे लोगों को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, रुकना चाहिए। ये जो फंड वैल्यू है ये कभी भी अप भी हो सकती है। अब ऐसे में एक और ये बच्ची हैं, ये 10,000 रुपये लेके आ गई हैं और इन्होंने ये 175 रुपये के हिसाब से जो बाय किए 10, तो इनको 56 यूनिट मिल गए। अब जब ये 56 यूनिट इनको मिल गए तो फंड वैल्यू और बढ़ गई। देखिए ये नहीं, वो 10,000 से फंड वैल्यू बढ़ गई। अब जो नई प्राइस सेट हुई है वो 176 रुपये सेट हुई है, तो मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो गई।
ऐसे में फिर प्रॉफिट आएगा और मार्केट और ऊपर जाएगी, और लोग आएंगे, मार्केट और ऊपर जाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ये सिलसिला रुकता नहीं है। ये सिर्फ एक स्टार्ट किया था एएमसी ने या इंश्योरेंस कंपनी ने, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा और लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। लेकिन आपको जो अगर आपको कहीं लॉस नज़र आ रहा है तो ये म्यूचुअल फंड है या ये इंश्योरेंस कंपनी का फंड है। इंश्योरेंस कंपनी के फंड में से तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, वो एक लॉन्ग टर्म फंड होता है और मैच्योरिटी पे इंश्योरेंस कंपनी आपको अदर बेनिफिट्स जो बोनसेस वगैरह हैं वो भी साथ ऐड करके देती है, उसमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और म्यूचुअल फंड में भी आप थोड़ा रुक जाएं, अगर आपको लॉस नज़र आ रहा है थोड़ा अरसा रुकेंगे, आप लॉस से भी बाहर आ जाएंगे और प्रॉफिट में चले जाएंगे। जी तो नाज़रीन, अब आप जान चुके होंगे कि यूनिट लिंक सिस्टम कैसे काम करता है। पाकिस्तान में यूनिट लिंक सिस्टम के तहत काम करने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है। अगर आप इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना विजिलेंट रहना पड़ता है, आपको मार्केट के साथ कितना इन टच रहना पड़ता है। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।